गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों कैसे आप सब। देखिए बच्चों, लास्ट टाइम इन दिस चैप्टर टिश्यूज वी हैव स्टडीड अबाउट द स्केलेटल टिश्यू। नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। आज हम यहां पर आपको पढ़ाएंगे कि जो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं क्या होते हैं। ठीक है ना। देखिए, these are also called fluid connective tissue। इनको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी हम इनको कहते हैं। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं कि इनकी नेचर कैसी है, कि दे आर मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। कैसे हैं? मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। दे आर मोबाइल, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। एंड दे कंसिस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ एनिमल्स एंड कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ एनिमल्स। कि एनिमल्स का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कंप्राइज करते हैं, वो इसमें होता है। फिर तीसरा पॉइंट अगर हम देखें कि इंस्टेड ऑफ फाइबर्स, यहां पर मैट्रिक्स के अंदर फिब्रिनोजन प्रेजेंट है। इंस्टेड ऑफ फाइबर्स, मतलब इसमें फाइबर्स नहीं होते। इंस्टेड ऑफ फाइबर्स इन मैट्रिक्स फिब्रिनोजन एक डिजोल्व प्रोटीन है बेटे। ऐसा प्रोटीन है डिजोल्व, जो ब्लड के अंदर डिजोल्व रहता है, डिजोल्व प्रोटीन। ठीक है ना। एंड दैट कैन प्रोड्यूस फाइबर्स। वो फाइबर प्रोड्यूस कर सकता है। कब करेगा? ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मैट्रिक्स है यहां पर, इट इज नॉट सीक्रेटेड बाय द कंटेन्ड सेल्स। कि जो सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा वो सीक्रेट नहीं होता। द मैट्रिक्स इज नॉट सीक्रेटेड बाय कंटेन्ड सेल्स। जैसे आपने स्केलेटल टिश्यू में देखा था, वहां पर जो मैट्रिक्स है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स प्रेजेंट इन दैट मैट्रिक्स। वही उस मैट्रिक्स को प्रोड्यूस वहां पर करते हैं। फिर हम यहां पर देखते हैं कि जो हमारे पास ब्लड वेस्कुलर टिश्यू हैं वो मेनली दो तरह के होंगे। इट इज ऑफ मेनली टू टाइप। दो तरह का होगा हमारे पास वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। जैसे एक इसमें आपके पास ब्लड आएगा और दूसरा लिम्फ। पहला आपके पास आएगा ब्लड और दूसरा आपके पास आएगा लिम्फ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आज हम यहां पर ब्लड को स्टडी करेंगे कि ब्लड क्या है, किस तरह का ये फ्लूइड है, इसका फंक्शन क्या है, वो सारा अब हम, इसमें किस तरह के सेल्स हैं, वो सारा अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, अगर हम बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड हम ये सब कहते हैं कि लाल रंग का होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ब्लड में ही कहेंगे इट इज रेडिश इन कलर। इट इज रेडिश इन कलर। हमने कलर बता दिया। उसके बाद हम उसका टेक्सचर देखेंगे कैसा है। इट इज विस्कस, स्टिकी। इट इज विस्कस एंड स्टिकी फ्लूइड। कैसा है? विस्कसी है, स्टिकी है फ्लूइड। एंड यू कैन से फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल्स। कहां रहता है? फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर ये बहता है। ठीक है ना। बाय मीन्स ऑफ द पंपिंग एक्टिविटी ऑफ हार्ट। बाय मीन्स ऑफ pumping activity of heart।
कि हार्ट क्या करता है, पंप करता है, तब इन वेसल्स में से जो ब्लड है वो फ्लो करता है। और एक बात और बता दूं, यहां पर जो ब्लड वेसल्स है हमारे पास 3 तरह की है। एक को हम कहते हैं आर्टरी, ठीक है, दूसरी को हम कहते हैं वेन, और तीसरी को हम कहते हैं कैपिलरीज, ठीक है ना। जो यहां पर जो आर्टरी हैं और जो वेन्स हैं, जो आर्टरीज हैं कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और जो वेन्स हैं दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट टू द हार्ट, और कैपिलरी जो है दे इनर्वेट द टिश्यू फ्लूइड, कि जो हमारा टिश्यू है उसको ये इनर्वेट करती है। तो इस तरह से हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं वो 3 तरह की होती हैं, ठीक है ना। जो डायरेक्ट एक्सचेंज है इट इज अकर्स थ्रू द कैपिलरीज, क्योंकि ये थिन वॉल्ड होती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम ब्लड के बारे में देखें, यहां पर जो हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगी ब्लड की, जो इसकी पीएच की अगर हम बात करते हैं, पीएच इज राउंड अबाउट 7.4, कितनी है पीएच, 7.4 के लगभग यहां पीएच होती है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं ब्लड हैज 2 पार्ट, फिर ब्लड के भी 2 पार्ट है, एक फ्लूइड प्लाज्मा होगा और दूसरा ब्लड सेल्स होंगे। क्या होगा, इट हैज 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट होंगे, ठीक है ना। एक तो फ्लूइड पार्ट है जिसको हमने बोल दिया फ्लूइड प्लाज्मा, क्या है ये, फ्लूइड प्लाज्मा जो 55% के लगभग होता है, और दूसरा है ब्लड सेल्स विच इज राउंड अबाउट 45% के करीब होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर अब इस पे स्टडी करेंगे कि जो फ्लूइड प्लाज्मा है, इसको मैं ए बना देता हूं और इसको मैं बी बना देता हूं। तो सबसे पहले अब हम ब्लड में यहां पर क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा, जिसको हमने नाम दिया है ब्लड प्लाज्मा। ए पार्ट है ब्लड प्लाज्मा। देखिए जरा बच्चों, अभी हमने बोला, इसको हमने लिक्विड पार्ट बोला, क्या है ये, लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड। क्या है पहला पॉइंट, लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड, कि ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट है वो ब्लड प्लाज्मा है। क्या है, ब्लड प्लाज्मा। और अगर हम बात करते हैं विच इज पेल येलो कलर, इसका क्या कलर है, इट इज पेल येलो कलर, ये पेल येलो कलर का होता है, और इसमें 90% से लेके और 92% के लगभग क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है ना। क्या होता है, वाटर इज 90 to 92% के करीब इसमें वाटर होता है, और 8 to 10% कंसिस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक, क्या होंगे, सब्सटेंसेस। 8 to 10% कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को आपको एज इट इज लर्न रखना है, कि जो प्लाज्मा है उसका कंपोजिशन हम आपको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ये लिक्विड पार्ट है, इसके अंदर ये कलर जो है पेल येलो कलर का होता है, 90 to 92% वाटर होता है, 8 to 10% इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना। और फिर अगर हम बात करते हैं फर्दर कि इसके अंदर कुछ सोल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं, क्या होते हैं, सोल्यूबल प्रोटीन्स, सोल्यूबल प्रोटीन्स लाइक, जैसे हमारे पास एल्बुमिन है, ठीक है, एल्बुमिन। दूसरा हमारे पास ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन है, और तीसरा हमारे पास है फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन, ये प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम ग्लोबुलिन की बात करते हैं कि ये हमारे जो इम्यूनिटी की जो एंटीबॉडीज हैं उनको बनाने में काम आती है, इसका मतलब कि जो गामा सेल्स होते हैं, गामा ग्लोबुलिन्स हैं, दे फॉर्म एंटीबॉडीज, जिसको हम क्या कहते हैं, मीन्स यहां पर जो गामा सेल्स हैं, गामा सेल्स फॉर्म इम्यूनो सेल्स, जैसे हम बात करते हैं एंटीबॉडीज की। इसका मतलब क्या होगी, इन एंटीबॉडी जो बनते हैं इनको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्या बोलेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स,
ग्लोबुलिन, जैसे हमारे जो इम्यूनोग्लोबुलिन है कई तरह के होते हैं, IgA, IgM, IgD, इस तरह से बहुत सारे 4-5 तरह के हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, विच प्रिवेंट अस फ्रॉम द इन्फेक्शन, ठीक है ना। दूसरा आपने फिब्रोजन, अभी हमने पीछे बताया आपको कि जो फिब्रोजन है एक डिजोल्व प्रोटीन है, ठीक है ना, और ड्यूरिंग यू कैन से गॉट एनी इंजरी, अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है तो वहां पर जो प्लगिंग का काम करता है वो हमारे पास फिब्रोजन करता है। क्यों? क्योंकि अब ये डिजोल्व फॉर्म में है, लेकिन जब ये कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिन में तो इसके क्या बन जाएंगे? फाइबर्स। अब ये क्या हो जाएगा? ये अनडिजोल्व प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है ना, और जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट हमारे पास कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं यहाँ पे, क्या है? अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्लाज्मा, अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्लाज्मा, ये कुछ इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, ठीक है ना। दीज आर, जैसे इसमें हमारे पास इनऑर्गेनिक वी हैव नॉट, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या है ये? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जैसे इसमें क्या होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में? न्यूट्रिएंट्स, क्या होंगे? न्यूट्रिएंट्स। अब जरा आप देखिए आप क्या क्या चीजें खाते हैं, ठीक है ना, और उनकी जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स हैं वो क्या क्या हैं? वो हमारे न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अब न्यूट्रिएंट्स में आपके पास आता है जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, ठीक है ना, विटामिन हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे हार्मोन्स हैं, ये सारे के सारे हमारे पास है यहां पर इन न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा हमारे पास इसमें एंटी कोएगुलेंट होंगे, क्या होंगे? एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट कौन सा होगा? हेपरिन। ये क्या करता है? हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड जाता है उसको ये क्या करते हैं? क्लॉट नहीं होने देता, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास इसमें होते हैं हार्मोन्स, कि हमारी बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कौन है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो अपनी सीक्रेशन इसी प्लाज्मा के अंदर सीक्रेट करते हैं और यही प्लाज्मा जो है उनको टारगेट टिश्यूज तक पहुंचाता है, ठीक है ना। और कुछ हमारे पास जैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे, जैसे हम कहते हैं कि सेल रेस्पायर करता है, ठीक है, रेस्पायर करने के बाद वहां CO2 वॉल होती है, तो इसमें इसका मतलब CO2 यहां पर होगी और CO2 फिर कहां चल जाएगी? ये ब्लड के अंदर लेके आएंगे, इसलिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सारे के सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा, जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। ऑल द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो सारे के सारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर होंगे। ये तो ऑर्गेनिक हो गया, ठीक है ना। फिर हम अलग से बात करते हैं ऑल द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। और दो ऐसे इनऑर्गेनिक जो हमारे पास साल्ट हैं वो तो ऐसे हैं वो जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम है एंड क्लोराइड्स हैं, ये मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा होता है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमारे पास इन्हीं सोडियम का और क्लोराइड आयंस का कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा हमें मिलेगा। सो दिस इज अबाउट द यू कैन से ब्लड प्लाज्मा। आगे एक टर्म और आती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं सीरम। आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं सीरम, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड ब्लड प्लाज्मा। पहले इसको सुनो जरा ध्यान से कि जब आपको कोई कट या इंजरी लगती है और उस टाइम में जब आपका ब्लड बहना बंद हो जाता है, मीन्स ब्लड क्लॉटिंग इज ओवर, ठीक है ना, उसके बाद एक वाटरी कलर का यू कैन से एक वाटर फ्लूइड निकलता है। कैसा निकलता है? एक फ्लूइड निकलता है
ठीक है ना, इसका मतलब वो एक फिल्टर्ड ब्लड हो गया। क्या हो गया? फिल्टर्ड ब्लड है, ठीक है ना। और इसी को हम क्या नाम देंगे? दैट इज सीरम। तो सीरम क्या है? इट इज वाटरी फ्लूइड, इट इज वाटरी फ्लूइड। निकलता है ना एक वाटरी फ्लूइड, और इसी वाटरी फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। फ्रॉम ब्लड इट इज ए वाटरी फ्लूइड which comes out after clotting of blood। कि जब ब्लड क्लॉट हो जाता है उसके बाद ये ब्लड से सेपरेट हो जाता है, बाहर निकलता है। एंड ठीक है ना, एंड इट डज नॉट कंटेन एनी फिब्रिनोजन, एंड डज नॉट कंटेन एनी फिब्रिनोजन। इसके अंदर कोई प्रोटीन नहीं होता। अब डिफरेंस समझ में आ गया? जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर तो फिब्रिनोजन प्रेजेंट होगा, लेकिन इस फ्लूइड के अंदर जो जैसे ब्लड क्लॉट हुआ उसके बाद जो बाहर की तरफ मिला, जो बिल्कुल वाटरी फ्लूइड होगा, वो रेड कलर का नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें कोई आरबीसी सेल्स नहीं होंगे, ठीक है। इट इज जस्ट यू कैन से ए फ्लूइड, वाटरी फ्लूइड विच कम्स आउट आफ्टर द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड एंड विच डू नॉट हैव एनी फिब्रिनोजन, और डिसॉल्व प्रोटीन उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। उसको हम क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। क्लियर नाउ? नाउ नेक्स्ट जो हम यहां पर पढ़ते हैं वो है हमारे पास अब ब्लड सेल्स। दूसरा जो हमारे पास बी पार्ट है हमारे पास, दैट इज ब्लड सेल्स। ये पार्ट हमने कर लिया, ब्लड प्लाज्मा होता है। दूसरा हमने बोला कि जो ब्लड सेल्स हैं या जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं जो यहां पर ब्लड के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। ब्लड सेल्स यानी को हम दूसरा नाम देंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्लियर? क्योंकि ब्लड के हमने दो हिस्से बना दिया है, एक फ्लूइड है और दूसरे सेल्स हैं। तो अब हम यहां पर ब्लड सेल्स पढ़ेंगे जिनको हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स का नाम भी दिया है। These are of three type, ये तीन तरह की होती हैं। ब्लड सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, तीन तरह की हम यहां पर देखते हैं। जो पहला टाइप है उसको हम बोलते हैं आरबीसी, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? आरबीसी। इसको लिखते हैं हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स। अपनी सुविधा के लिए हम इसको कॉर्पसल्स की जगह सेल्स भी बोल देते हैं, लेकिन होता है क्या है? कॉर्पसल्स, ठीक है ना। और इसका एक दूसरा नाम भी हम यहां पे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ये हमें इसका याद नाम रखना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरी तरह का सेल्स होता है हमारे पास है WBCs, मीन्स व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। क्लियर? थर्ड टाइप का होगा हमारे पास, इनको हम बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं इनको? ब्लड प्लेटलेट्स इनको हम कहते हैं। अब जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं दे आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलेंगे इनको? थ्रोम्बोसाइट्स हम इनको। तो इस तरह से हम इनको ये नेम हम याद रखेंगे। अब हम इनको लेते हैं कि इनका डिटेल अब हम स्टडी करेंगे कि जो आरबीसीज हैं वो क्या होती हैं, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर क्या रहता है, इनके फंक्शन क्या रहते हैं। ये बस आपने याद रखना है कि आरबीसीज क्या है, क्या इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये क्या काम करती हैं। तो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आरबीसी की ही बात करता हूं। देखिए रेड ब्लड सेल्स इनका नाम है। तो रेड ब्लड का मतलब क्या होगी? इसका मतलब ये रेड कलर की होंगी, ठीक है ना। सीधी सी बात है कि इनको हम रेड ब्लड सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहली बात तो इनका मैं स्ट्रक्चर से ही शुरू करता हूं कि दे आर बाइकनकेव और डिस्क शेप। कैसी होती हैं ये? बाइकनकेव होती हैं, ठीक है, और डिस्क शेप होती हैं। बाइकनकेव हैं, डिस्क शेप्ड होती हैं। एंड सेकेंड इज इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड मीन्स न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इनमें न्यूक्लियस
नहीं होता। होता क्या है कि जब आरबीसी बनती है उसमें न्यूक्लियस होता है उस टाइम में, लेकिन जैसे ही मैच्योर होती है इट लूजेस इट्स न्यूक्लियस। ठीक है, जब ये न्यूक्लियस लूज कर देती है तो अब इसके न्यूक्लियस की जगह पे एक रेड कलर का पिगमेंट आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेड कलर का पिगमेंट है, रेड कलर पिगमेंट। ठीक है ना, कम्स इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस इन आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज के अंदर जो है न्यूक्लियस की जगह आ गया, जिसकी वजह से जो ब्लड है एंड बिकॉज ऑफ दिस द ब्लड लुक्स रेड। इसलिए हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का हमें दिखाई देता है। क्लियर नाउ। दूसरा, फिर अगर हम इस हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर एक कैपेसिटी है कि ये अपने साथ ऑक्सीजन को भी बाइंड कर सकता है और अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये बाइंड कर सकता है। ठीक है ना, तो ये क्या कर सकता है, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन बाइंड विद इट 4 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये अपने साथ 4 मोलिक्यूल ऑक्सीजन के ये बाइंड कर सकता है एंड आल्सो बाइंड CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इन गैसेस को भी ये अपने साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर जो आरबीसीज हैं, हमारे पास जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, इट इज आल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्यों रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसलिए बोला क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है और CO2 का भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास आरबीसीज हैं इसका लाइफ स्पान कितना रहता है। ठीक है ना, नॉर्मली जो एक आरबीसीज है, द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। कि हमारा जो आरबीसी आज बनेगा 120 दिन तक ये जिंदा रहेगा। इट इज लाइफ और 120 डेज। इसका मतलब क्या होगा कि जब 120 दिन इस आरबीसी बनी को कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ये डेड हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा ब्लड कभी भी ओल्ड नहीं होता। इसका मतलब अगर हमारी एज 50 ईयर्स की है, हमारे अंदर नए सेल्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारा ब्लड हमेशा क्या है, यंग रहेगा। क्यों, वहां पर 120 दिन के बाद हमेशा नई आरबीसी फॉर्मेशन होती रहती है। क्लियर। और उसके बाद हमारे पास आता है कि जब ये ब्लड, हम कहते हैं कि आरबीसीज का लाइफ पर 120 डेज है, जब आरबीसी मरती है तो ये कहां पर जाती है। एक्चुअली जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज आर destroyed in spleen and liver। कि जो आरबीसीज हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, ओल्ड हैं, जो ओल्ड लिखो यहां पे, ओल्ड आरबीसीज हैं, दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। स्प्लीन एक ऑर्गन है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड बोलते हैं इसको, ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, हमारी बॉडी का कब्रिस्तान है। कि जितनी भी हम आरबीसी जो डेड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सारी जाके ही डिस्ट्रॉय होती हैं। ठीक है ना, लेकिन यहां पर जो नई आरबीसीज हैं वो भी यहां पर बहुत सारे, उनका लार्ज नंबर रहता है, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए रहता है कि जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो स्प्लीन कैन प्रोड्यूस सो मेनी न्यू आरबीसीज। ओके, सो दिस इज अबाउट द आरबीसीज। क्लियर नाउ। नेक्स्ट जो हमारे पास सेल है दैट इज डब्ल्यूबीसीज। आप स्ट्रक्चर यहां पे देख सकते हैं बच्चों की, जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है जिसको हमने एरिथ्रोसाइट बोला है वो ये है। देख लीजिए आप लोग, ये आपके पास डिस्कोइडल स्ट्रक्चर है और यहां पर जो हमने ये दिखाया हुआ, ये क्या है, हीमोग्लोबिन है। यहां पर सेंटर पे क्या है, ये हीमोग्लोबिन यहां पर आ जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, क्यों, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस की जगह यहां पर क्या आ गया है,
हीमोग्लोबिन आ जाता है सेंटर में, जिसकी वजह से ये रेड आपको दिखाई देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड टाइप का सेल, दैट इज WBCs। अभी आपको बोला जो WBCs हैं वो क्या है, जिनको हमने क्या बोला, ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकोसाइट्स इसका दूसरा नाम है। फुल फॉर्म आपको पता है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है ना। देखिए जब व्हाइट है इसका मतलब क्या है, दीज आर कलरलेस। कैसी है ये, कलरलेस सेल्स हैं, ठीक है ना। न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, इनके पास है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको बोलते हैं न्यूक्लिएटेड है, ठीक है ना। विच कैन चेंज देयर शेप, और ये अपनी क्या कर सकती हैं, चेंज देयर शेप लाइक अमीबा, कि अमीबोइडल मूवमेंट दिखाती हैं, ये अपनी शेप में चेंज ला सकती हैं। और इनका जो नंबर है यहां पर, नंबर ऑफ WBCs is 6000 to 8000 पर mm³ होता है, ठीक है ना बच्चों। एक बात और बताना भूल गया मैं आपको, जो RBCs का जो नंबर होता है, जो RBCs हैं, जो इनका जो नंबर है दैट इज 4.5 मिलियन पर mm³। ये फीमेल्स के अंदर होता है इनका नंबर, ठीक है ना। और 5 मिलियन के करीब mm³ ये मेल्स के अंदर होता है। ये डाटा भी आपको याद रखना, इट इज वेरी यूजफुल। तो इस तरह हमारे पास एक अडल्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो WBC का काउंट हमारी बॉडी के अंदर रहता है जब कोई इंफेक्शन नहीं रहता, इट इज राउंड अबाउट 6000 to 8000 पर mm³ के लगभग ये यहां पर रहता है। फिर अगर हम बात करते हैं इसके WBC के टाइप की, तो हमें यहां पर एक फ्लो चार्ट में आपको बना देता हूं कि जो WBCs हैं वो कैसे डिवाइड होती हैं और वो कितने तरह की हो सकती हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू मेन टू टाइप्स हैं, लेकिन फिर फर्दर उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जरा, ये जो WBCs हैं हमारे पास, ठीक है ना, ये मेन दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स, क्या होंगी, ग्रेन्युलोसाइट्स। दूसरा है हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स। क्लियर। जब मैं ग्रेन्युलोसाइट की बात करता हूं कि इन RBCs में क्या प्रेजेंट होगा, इनमें लार्ज साइज के या लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट, मींस कंटेन ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। इनके साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। जब एक ग्रेन्युलोसाइट्स बोल रहा हूं, ग्रेन्यूल्स आर absent इन साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जिन WBCs के अंदर ये ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे उनको हम ग्रेन्युलोसाइट्स कहेंगे। दीज आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। ये फर्दर 3 तरह की हो जाएंगी हमारे पास। कितने तरह की हो जाएंगी, 3 तरह की हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे इसमें पहला आता है हमारे पास इयोसिनोफिल, ठीक है ना। दूसरा है बेसोफिल और तीसरा है न्यूट्रोफिल। ये 3 तरह की हो जाएगी हमारे पास। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इनकी, तो ये भी हमारे पास है 2 तरह के हो जाएंगे फर्दर, ठीक है ना। एक हमारे पास हो जाएगा मोनोसाइट और दूसरा हमारे पास हो जाएगा लिम्फोसाइट। जैसे डायग्राम में आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास जो ग्रेन्युलोसाइट्स है, आप ये क्या देख रहे हो यहां पे, दीज आर द ग्रेन्यूल्स। क्या है ये, लार्ज साइज के आपको ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो इयोसिनोफिल है, जो बेसोफिल है और जो न्यूट्रोफिल्स हैं,
ये क्या है? दीज थ्री आर ग्रेन्युलोसाइट्स। क्या है ये? ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स हैं ये। क्या है? दीज आर ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है ना। फिर अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, हमारे पास मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इसमें ध्यान से देखिए आप लोग, ये मोनोसाइट है और ये लिम्फोसाइट्स है। इसका मतलब इनके अंदर मैंने कहीं पर भी आप देखो, यहां पर ग्रेन्यूल्स है, यहां पर ग्रेन्यूल्स है, यहां पर ग्रेन्यूल्स नहीं है साइटोप्लाज्म में। इसका मतलब क्या, ये क्या हो गए? ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है ना। और दूसरा, अगर हम मोर्फोलॉजी देखो यहां पर ध्यान से, कि जब हम इयोसिनोफिल की मोर्फोलॉजी देखते हैं, यहां पर मेन न्यूक्लियस का आप डिफरेंस देख रहे हैं। यहां पर जब हम इयोसिनोफिल की बात करते हैं, न्यूक्लियस इज 2 लोब्स है। कितने लोब है? 2 लोब्स। इसका मतलब क्या हो गया? बाइलोब न्यूक्लियस। बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना। और इसमें देखिए 3 लोब है, 1, 2 और 3, यानी कि क्या होगा? ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस होगा। लेकिन जब हम न्यूट्रोफिल की बात करते हैं, यहां पर मल्टी लोब्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि यहां बहुत सारे लोब्स आपको दिखाई दे रही हैं। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो ये मॉर्फोलॉजी में आपको बता रहा हूं। मॉर्फोलॉजी में आप इस तरह से इनको याद रख सकते हैं कि जो इयोसिनोफिल है वो बाइलोब्ड, यानी कि उसके जो न्यूक्लियस के 2 लोब्स आपको दिखाई देती है। जब हम ट्राइलोब्ड की बात करते हैं, या ऐसे स्ट्रक्चर आपके सामने है, दैट इज कॉल्ड बेसोफिल। और जो मल्टीलोब्ड है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिल। ये इसकी पहचान है, क्योंकि यहां पर जो न्यूक्लियस की हम बात करते हैं और जो हम यहां पर ग्रेन्यूल्स की बात करते हैं, ये क्या करते हैं? स्पेसिफिकली स्टेन होते हैं। ठीक है ना। स्पेसिफिकली स्टेन होते हैं, इसलिए ये स्पेसिफिकली विजिबल भी हैं। ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए मोनोसाइट का स्ट्रक्चर देखिए। यहां पर आपके पास लार्ज सेल है, और लार्ज सेल के अंदर देखिए न्यूक्लियस क्या है? बीन शेप्ड है। कैसा है? बीन शेप्ड है। लेकिन यहां पर देखिए लिम्फोसाइट, यहां पर जो न्यूक्लियस है वो राउंडेड है, और ये एक एवरेज साइज का सेल यहां पर प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब हम इनको 1 बाय 1 लेंगे कि इनके फंक्शंस क्या रहेंगे, ये कैसे काम करती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहां पे इयोसिनोफिल को। किसकी बात करेंगे? इयोसिनोफिल। देखिए जो अभी मैंने जैसे आपको मॉर्फोलॉजी में बताया, जो इयोसिनोफिल है बाइलोब्ड, इनका न्यूक्लियस होता है, और हम कहते हैं कि इनका जो 2 to 3% होती है ऑफ टोटल WBCs। WBC में इनका टोटल नंबर क्या है? 2। ठीक है ना। और ये काम क्या करती हैं? डिटॉक्सिकेशन का काम करती है। डिटॉक्सिकेटिव होती है ये। डिटॉक्सिकेटिव क्या होते हैं? टॉक्सिन को नलिफाई करती हैं। एंड इंक्रीज, यू कैन से इंक्रीज इन नंबर इन वर्म इन्फेक्शन। इंक्रीज इन नंबर इन वर्म इन्फेक्शन, कि जब वर्म इन्फेक्शन हो जाता है तो इनका नंबर क्या आ जाएगा? बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ये क्या करेगी? रिस्ट्रिक्ट करेगी जो वर्म इन्फेक्शन होता है। और मोस्टली जो आपको याद रखना है, जो इयोसिनोफिल है, दे आर यू कैन से रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिस्पॉन्स। कैसा? एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक रिस्पॉन्स। जैसे हमारे स्किन की एलर्जी हो गई है, दैट मीन्स उस टाइम में हमारा जो इयोसिनोफिल का काउंट आपको ज्यादा मिलेगा। क्यों? वो रिस्पॉन्ड करती है एलर्जिक। कोई भी एलर्जन हमें आ गया है, हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है, तो वहां पर उसको हम एलर्जिक रिस्पॉन्स हम देखने को मिलेगा। इनका नंबर आपको इंक्रीज हुआ मिलेगा। ठीक है ना। नाउ सेकंड इज बेसोफिल। अब जो बेसोफिल है बच्चों, जैसे मैंने अभी बोला कि ट्राइलोब्ड मैंने बोल दिया, लेकिन ठीक है ना। क्या बोल दिया मैंने? ट्राइलोब्ड इसको बोल दिया, या एस शेप्ड हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना। इट इज ट्राइलोब्ड। ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस होगा।
ठीक है ना, और ये टोटल 1% होती है ऑफ ऑल WBCs, 1% ऑफ द ऑल WBCs, ठीक है ना। एंड यहां पर 3 तरह के हार्मोन यहां पर सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है, रिलीज 3 केमिकल्स, ठीक है ना। पहला केमिकल हमारे पास है हिस्टामिन रिलीज करता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है सेरोटोनिन रिलीज करता है, और तीसरा हमारे पास यहां पर है हेपरिन। ये 3 यहां पर सिक्रेशंस ये करता है। जब हम इनके फंक्शन की बात करते हैं, हिस्टामिन है और जो सेरोटोनिन है, ये क्या करता है कि इट इंड्यूस द इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स। क्या करता है? इंड्यूस इन्फ्लामेशन या और इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स। अब सबसे बात है इन्फ्लामेशन क्या होगा कि जब हमारा इम्यून सिस्टम इवोक होगा, जैसे आपको कोई इंजरी हुई है तो वहां पर जो WBC गैदर हो जाएंगे एंड वहां पर क्या होगी? स्वेलिंग हो जाएगी एंड रेडनेस आ जाएगी। ये क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स और यू कैन से इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी काजेज रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, जहां पर इंजरी हुई है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो हमें कहेंगे जो बेसोफिल्स है और जो हेपरिन है, हेपरिन क्या करता है? एंटीकोगुलेंट है, कि जो ब्लड है उसको ये जमने नहीं देता, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, ठीक है ना। और मेनली आपको इसमें याद रखना है कि जो बेसोफिल्स हैं दे इंड्यूस और दे हेल्प इन द इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स। इसमें याद रखना आपने, इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स देते हैं, ये आपको याद रखना है डिटेल में, ठीक है बेटे। अब उसके बाद लास्ट हमारे पास बचता है न्यूट्रोफिल्स। जो थर्ड टाइप है न्यूट्रोफिल, हमारे पास जो ग्रैन्युलोसाइट है उसका तीसरा टाइप है न्यूट्रोफिल। आप देखिए जो न्यूट्रोफिल आपके सामने है कि इसमें बहुत सारी लोब्स न्यूक्लियस की आपको दिखाई दे रही है, ग्रैन्युल्स आर प्रेजेंट है, ठीक है ना। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है, कैसा है? मल्टी लोब्ड, और इसको कहते हैं 3 to 7 लोब्ड न्यूक्लियस। 3 से मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7, ठीक है ना। एंड दे आर यू कैन से फ्रॉम 55 to यू कैन से 60%, और यू कैन से 66% यू कैन कंसिडर, 66 के करीब परसेंट ऑफ ऑल WBCs मेजर आपके पास है न्यूट्रोफिल है। फिर ये एक्शन कैसे करते हैं? जब भी कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है ना, जब भी कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो जो यहां पर न्यूट्रोफिल्स होंगे वो क्या करेंगे? उसको फैगोसाइटोटिकली एनगल्फ करेंगे। जैसे अमीबा फ्रूट लेते हैं ना, तो उसी तरह ये भी जो न्यूट्रोफिल्स हैं दे एनगल्फ द माइक्रोब्स फैगोसाइटोटिकली एंड किल इट। तो इसका मतलब क्या होगा कि फैगोसाइटोटिकली दे एक्ट ऑन द माइक्रोब्स, phagocytotically engulf the pathogen or microbe and invade them, और उससे हमें छुटकारा दिलाता है। क्लियर? अब इसके बाद ये तो हो गया हमारे पास ग्रैन्युलोसाइट्स हमने डिस्कस किया। अब जरा बात कर लेते हैं जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। क्या है? ए ग्रैन्युलोसाइट्स, क्योंकि हमने 2 में डिवीजन दिया है ना इनको, ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स में जो ग्रैन्युल्स आप यहां पे देख रहे हैं, दीज ग्रैन्युल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब जरा यहां पर 2 टाइप आपको दिए हुए हमने, एक आपने मोनोसाइट दिखाया हुआ है, दूसरा हमने लिम्फोसाइट दिखाया हुआ है। इसमें आप देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं भी आपको ग्रैन्यूल्स नहीं दिखाई दे रहा है। दैट मीन सबसे पहले ये कि दे डू नॉट हैव ग्रैन्यूल्स, दे डू नॉट हैव ग्रैन्यूल्स।
कि इनके पास ग्रेन्यूल्स नहीं होते। क्लियर। एंड न्यूक्लियस इज नॉट लोब्ड, ये भी है, न्यूक्लियस इज नॉट लोब्ड, यहां पर कोई लोब नहीं बनी है न्यूक्लियस की, जैसे आप इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल में देख रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना। पहला टाइप है हमारे पास मोनोसाइट्स। देखिए बच्चों, जब भी मोनोसाइट की बात होती है, जो मोनोसाइट्स हैं, दीज आर द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स। कैसे हैं? लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट। अगर मैं ल्यूकोसाइट इस्तेमाल करूं या डब्ल्यूबीसी बात करूं, एक ही चीज होती है, तो ये सबसे लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट है, ठीक है ना। एंड इट इज यू कैन से, इसका जो न्यूक्लियस है, इट इज बीन शेप, न्यूक्लियस इज बीन शेप। आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो न्यूक्लियस है बीन शेप्ड है, ठीक है ना। एंड दे फॉर्म अबाउट 3 to 8%, इनका जो नंबर होता है 3 to 8% इनका नंबर होता है। एंड दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर। क्या है? दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर। ये भी क्या करती हैं? ये भी माइक्रोब्स को फैगोसाइटोटिकली एनगल्फ करती हैं और एनगल्फ करने के बाद उनको किल करते हैं। क्लियर? दिस इज अबाउट द, यू कैन से, एग्रेनोसाइट्स। दूसरा है हमारे पास, ये तो क्या, मोनोसाइट। दूसरा है फिर क्या? लिम्फोसाइट, सेकंड वन। देखिए बच्चों, दूसरा है हमारे पास ये लिम्फोसाइट। जब भी लिम्फोसाइट की बात है, ये भी लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस इनको होता है, हैविंग लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस। ये पहचान है कि, क्योंकि बीन शेप से पहचाना जाता है, ये राउंडेड न्यूक्लियस से पहचाना जाता है लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। और जो लिम्फोसाइट्स हैं, दे फॉर्म अबाउट 30 to 35% ऑफ द टोटल ए ग्रेनुलोसाइट्स, और यू कैन से डब्ल्यूबीसीज। दीज आर फर्दर टू टाइप्स, ये फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। पहला टाइप है हमारे पास बी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। और दूसरा टाइप है टी लिम्फोसाइट। जब भी बी लिम्फोसाइट की बात होती है, कि देखो है तो डब्ल्यूबीसीज, कि डब्ल्यूबीसी जब बोन मैरो में बनी, ठीक है, और बोन मैरो में ही मैच्योर हो गई। आई बात समझो, ल्यूकोसाइट कहां बना? हमारी बोन मैरो। बोन मैरो कहां होती है? हमारी जो लॉन्गेस्ट हाइट बोन्स होती हैं, उनके अंदर एक बोन मैरो प्रेजेंट होता है। अभी हमने कार्टिलेज में पढ़ा, जो बोन है कि वो सराउंड करता है बोन, काटे उसके बीच में सेंटर में बोन मैरो प्रेजेंट होती है। दैट बोन मैरो प्रोड्यूस डब्ल्यूबीसीज आल्सो, ठीक है ना। और डब्ल्यूबीसी होती हैं वो वहीं पे बनी और बोन मैरो में ही मैच्योर होगी, ठीक है ना, इसलिए इसको हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी डब्ल्यूबीसी होती हैं जो बोन मैरो में बनती हैं, बट दे मैच्योर एट थाइमस। थाइमस एक हमारा लिम्फोइड ऑर्गन है, वहां जाके वो मैच्योर होती है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट्स। यहां पर जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये क्या करती हैं? ये डायरेक्टली माइक्रोब्स को किल करने का काम करती हैं। क्या करती हैं? डायरेक्टली किल्स, और यू कैन से अटैक द, और फैगोसाइटोटिकली एक्ट ऑन द माइक्रोब्स। इसलिए कैसा रिस्पॉन्स देंगी? सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स देती है, ठीक है ना। लेकिन जब बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये क्या काम करती हैं? दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। क्या प्रोड्यूस करती हैं ये? एंटीबॉडी अगेंस्ट माइक्रोब्स। कि कोई भी माइक्रोब अंदर बॉडी के अंदर जाता है तो क्या करेंगी? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। इसका मतलब इनका रिस्पॉन्स कैसा हुआ? एंटी बॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स। कैसा रिस्पॉन्स है लिम्फोसाइट्स का? एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स। क्लियर? कि यहां पर जो टी लिम्फोसाइट है तो डायरेक्टली किल करते हैं माइक्रोब्स को, सेल ही किल कर देगा अदर माइक्रोब्स को, तो उसको बोला सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स।
लेकिन जब बी लिम्फोसाइट है क्या करेंगे, ये उस पर्टिकुलर माइक्रोब्स के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप करेगा, प्रोड्यूस कर देगा। वो एंटीबॉडी क्या करेगी, माइक्रोब्स के पास या केमिकल सब्सटेंस के पास जाके बाइंड कर जाएगी और उसको फिर इनएक्टिव बना देगी। और ऐसे रेस्पॉन्स को हम कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड रेस्पॉन्स। क्लियर। अब लास्ट में हमारे पास इसमें जो सेल आती है वो है ब्लड प्लेटलेट। अब ब्लड प्लेटलेट की मॉर्फोलॉजी आपके सामने है। ब्लड प्लेटलेट्स, जिसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइट हम इसको बोलेंगे। देखिए जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड। कैसी हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड हैं, इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है। डायग्राम में देखिए जरा ध्यान से, क्या मैंने कोई न्यूक्लियस दिखाया बीच में, दूसरा आपको सेल दिखा रखा है, ठीक है ना। स्मॉल ओवल और राउंडेड, स्मॉल ओवल और राउंडेड, ये इनकी हम शेप की बात कर रहे हैं। कलरलेस फ्रेगमेंट्स ऑफ द, कलरलेस फ्रेगमेंट्स कैसे हैं, कलरलेस फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है ना। कलरलेस फ्रेगमेंट्स with a number of 2 lakh to 4 lakh per mm क्यूब। इतना नंबर हमारी बॉडी के अंदर इनका रहता है, ठीक है ना। अभी जैसे डेंगू किसी को हो जाता है तो उसमें क्या चीज हो जाता है ऐसा, उसमें यही ब्लड प्लेटलेट हमारी टूटना स्टार्ट हो जाती है और इनका नंबर डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। और जब इनका नंबर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं होगा, देखिए बच्चों हमारी बॉडी के अंदर डेली जो कैपिलरीज हैं या वियर टियर होती है, जो वेसल्स हैं, वो हमेशा रप्चर होती रहती हैं। और वो रप्चर हो रही है तो उनकी हीलिंग भी हो रही है साथ साथ। क्यों, क्योंकि ये थ्रोम्बोसाइट्स हैं। ये क्या करती हैं, दे हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड बाय सीक्रेटिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या काम करती हैं, दे हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड बाय प्रोड्यूसिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या सीक्रेट करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट करती है व्हेन दे exposed to air or cells get injured, या सेल्स हमारे इंजर्ड हो जाते हैं। उस टाइम में जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये रिलीज हो जाता है। और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है हेल्प इन द, मीन्स ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, और ब्लड हमारा क्लोट हो जाता है। अगर सपोज ब्लड क्लोट नहीं हुआ तो हमारी जो इंटरनल जो इंजरीज होती हैं, जो डेली रूटीन लाइफ में हम काम करते हैं, हमारे जो कुछ ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाती हैं किसी भी कारणवश, किसी प्रेशर के कारण या कोई इंजरी, इंटरनल इंजरी है, वो हीलिंग नहीं होती। डेंगू में यही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जब तक हमारा जो ब्लड प्लेटलेट काउंट 1,50,000 के अबो नहीं आता तो समझो हमें प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। दिस इज अबाउट द ब्लड प्लेटलेट्स। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है दैट इज फंक्शंस ऑफ द ब्लड। अब हम फंक्शन डिस्कस करेंगे ब्लड के। फंक्शंस ऑफ ब्लड। देखिए बच्चों, अभी हमने एक डिटेल स्टडी किया। अब आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है ना। सबसे पहला फंक्शन अगर हम बात करें वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, ये जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है,
और जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनका ट्रांसपोर्ट करता है। मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, कौन कौन से हैं मेटाबॉलिक वेस्ट आपके? जैसे अभी हमने बोला यूरिया है और यूरिक एसिड है, इनका ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है और गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो O2 है और जो CO2 बॉडी के अंदर बन रही है उसको बाहर निकाल लंग्स तक लेके आना, और लंग्स के थ्रू जब अंदर जाती है उसको कैरी करना डिफरेंट टिश्यूज तक। ये कौन काम कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन का? ये ब्लड ही करता है, ठीक है ना। फिर है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। सेकेंड, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है इट इज रेगुलेटेड और बाय द ब्लड, ठीक है ना। नेक्स्ट है पीएच, रेसिस्ट द पीएच, पीएच को मेंटेन रखता है। क्यों? कैसे? इट एक्ट एज ए बफर, इट एक्ट एज बफर। एक बफर सोल्यूशन क्या होता है कि उसमें हम कोई भी चीज ऐड कर दें, ठीक है ना। बफर सिस्टम के अंदर हम क्या करें, कोई भी चीज ऐड करें तो उसकी पीएच में कोई भी चेंज नहीं आता, चाहे वो एसिडिक डालें चाहे उसमें हम बेसिक डालें, उसकी पीएच में कोई चेंज नहीं आता, उसको क्या कहते हैं? बफर कहते हैं। तो सेम हमारा जो ब्लड है, ठीक है ना, उसका जो वो एक बफर की तरह काम करता है एंड रेगुलेट द पीएच। वो पीएच को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है टिश्यू फ्लूइड। आप सभी जानते हैं जो टिश्यू फ्लूइड है कि ब्लड प्लाज्मा जो है हमारा लीक कर जाता है हमारे टिश्यूज के बीच में, ठीक है ना, मतलब कैपिलरी से करता है। और जब टिश्यू फ्लूइड जो हमारा जो टिश्यूज है उनको क्या करता है? मॉइस्ट रखता है, ठीक है ना। जो प्लाज्मा फ्लूइड है, प्लाज्मा फ्लूइड leaks from capillary into tissues, ठीक है, टिश्यूज में चला गया एंड मेक देम मोइस्ट, और वो क्या करता है? मोइस्ट करता है। ये हमारे पास का टिश्यू फ्लूइड का फंक्शन होता है, जो इसका पार्ट होता है। नेक्स्ट है इम्यूनिटी, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि ब्लड सेल्स के अंदर इम्यूनिटी सेल्स प्रेजेंट है, तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है ना, हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करता है, मेंटेन आवर इम्यूनिटी बाय प्रोड्यूसिंग यू कैन से सेवरल phagocytic cells and you can say antibodies are produced by the B lymphocytes. In this way it strong our immunity also, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग, कि आप देखिए ब्लड है इसके अंदर सेल्फ क्लॉटिंग कैपेबिलिटी है कि ये अपने आप को ही क्लॉट कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब इंजरी होती है तो वहां पर एक क्लॉट बन जाता है, इसका मतलब इसके अंदर फिब्रोजन प्रेजेंट होता है और वहां पर क्लॉटिंग फैक्टर्स वहां पर प्रेजेंट होंगे, जिसकी हेल्प से अगर कोई इंजरी होती है तो ये सेल्फ प्लगिंग की कैपेबिलिटीज भी रखता है। और दूसरा हमारे पास लास्ट हो जाएगा, इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ठीक है ना, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को ये मेंटेन रखता है सेल की भी और टिश्यूज की भी। तो इन दिस वे हमारे पास जो ब्लड है उसकी ये डिफरेंट फंक्शंस हैं। नेक्स्ट सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज ए लिम्फ। जो लिम्फ है बेटे, ये हमारे पास हमने अभी पीछे बोला कि हमारे पास जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो ब्लड है और लिम्फ है। तो अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, अब हम लिम्फ की बात करेंगे। सबसे पहले समझ लो कि लिम्फ कहते किसे हैं, वो कैसा होता है, उसकी नेचर क्या है, वो क्या काम करता है, बस ये चीजें हमने डिस्कस करनी है। पहली बात तो ये एक कलरलेस फ्लूइड है। कैसा है? कलरलेस फ्लूइड है। ओके, एंड यू कैन से लाइट येलो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कलरलेस लाइट येलो कलर फ्लूइड है।
क्लियर। एंड अगर हम बात करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होते। क्या नहीं होते? इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं होते टिश्यू फ्लूइड, एंड इट इज द फिल्टर आउट ब्लड। क्या है ये? इट इज फिल्टर्ड आउट ब्लड। इसका मतलब क्या हुआ कि लैक ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इनमें कोई भी फॉर्म्ड एलिमेंट में जो सेल्स की हम बात कर रहे हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन दिस। ठीक है ना। दे डिवोइड ऑफ, यू कैन से आरबीसीज। ठीक है। दे डिवोइड ऑफ, यू कैन से दे डिवोइड ऑफ RBCs, they devoid of large size प्रोटीन्स इसमें नहीं होंगे। ठीक है ना। ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है ना। बट यहां पर जो WBCs हैं, WBCs आर इन अबंडेंट, ये ज्यादा होंगी, ज्यादा मात्रा में यहां WBCs प्रेजेंट होंगी। ठीक है। अब जरा ये देखिए कि जितने भी हमारे प्लेसेस हैं बॉडी के अंदर, जो जिनको हम लिम्फ नोड कहते हैं या लिम्फ ऑर्गन्स कहते हैं, तो वे सारे के सारे जो WBCs हैं ये वहां से पास ऑन होके जाते हैं और वहां पर ये मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब जरा समझ लीजिए कि जो लिम्फ है वो है क्या और कैसे वो मूव करता है, किस चीज में से वो मूव करेगा। देखिए बच्चों, ये हमारे पास सेल्स हैं, ये हमारा टिश्यू है या हमारा सेल्स है। ठीक है। दीज आर द सेल्स। और ये कोई कैपिलरी जा रही है यहां से, इट इज अ कैपिलरी। ठीक है ना। अब इसमें से कुछ फ्लूइड जो है वो बाहर अंदर इन टिश्यू फ्लूइड के बीच में आ जाएंगे। यहां आ गए। समझ लगी। अब हमने इसको नाम दे दिया टिश्यू फ्लूइड। क्या है? अब ये टिश्यू फ्लूइड कहलाता है। अभी ठीक है ना। लेकिन जब ये ब्लड से बाहर आया तो ब्लड में जाना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो ये वापस ब्लड में नहीं गया तो ब्लड का जो फ्लूइड कंटेंट है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि इसमें से कुछ कैपिलरीज होती है, दोबारा से क्या होती है? कैपिलरीज होती हैं जो इसको कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करके किसमें डाल देंगी? आगे इसमें वेसल्स हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? वेसल्स, जिनको हम नाम देंगे लिम्फ वेसल्स। क्या हो जाएगी? लिम्फ वेसल्स होती हैं, ये इसमें कलेक्ट कर देंगे। अब यहां पर ये फ्लूइड क्या कहलाएगा? लिम्फ वेसल। इट इज कॉल्ड लिम्फ। अब ये जो लिम्फ है इट विल रिजॉइन द वेन्स और ये दोबारा से एक ब्लड के अंदर ही जमा हो जाता है जाके। क्लियर। तो इसका मतलब जो लिम्फ है ये वेसल्स में मूव करता है। ठीक है ना। मीन्स कैपिलरी से टिश्यू के बीच में है, वहां पे इसको टिश्यू फ्लूइड नाम दिया। जब कैपिलरीज इसको कलेक्ट कर लेंगी एंड गिव इट टू द लिम्फ वेसल। ठीक है। तो यहां पर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बन जाता है उसके थ्रू। अब ये दोबारा से वेन्स में मीन्स ब्लड के अंदर ऐड हो जाता है। दिस इज अबाउट द लिम्फ। नाउ लास्ट इज द फंक्शंस ऑफ द लिम्फ। अब फटाफट से लिम्फ के फंक्शन यहां पे स्टडी कर लेंगे। देखिए जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, हेल्प इन द लार्ज मॉलिक्यूल, कि जो लीवर के अंदर हम कहते हैं कि जो लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं या जितने भी मैक्रो जैसे प्रोटीन्स है वो उनका फॉर्मेशन रहता है, उसमें जो लिम्फ मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करते हैं। दूसरा जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स का जो हम कहते हैं कि डायरेक्ट सेल्स के पास जा रहे हैं, इट इज डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड। और कैसे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं दे सीक्रेट देयर सीक्रेशन इन द लिम्फ, वो लिम्फ के अंदर ही अपने उनको डालते हैं। दूसरा तीसरा है फैट ड्रॉपलेट्स, कि जब हम देखते हैं कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से फैट्स का ऑब्जॉर्प्शन डायरेक्टली ब्लड में नहीं होता, तो वहां पर क्या होता है कि जो विलाई होती है, विलाई मीन्स इस तरह से ये विलाई है, इसके बीच में यहाँ पर ये लैक्टील होता है, मीन्स यहां पर फैट ड्रॉपलेट लैक्टील में जाएंगे और लैक्टील के थ्रू फिर वो लिम्फ वेसल में जाएंगे और लिम्फ वेसल से फिर वो ब्लड के अंदर चली जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है फिर
वेस्ट प्रोडक्ट कि जो हमारा टिश्यू फ्लूइड है, जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो वहां पर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जैसे हमारे पास यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है, वो दोबारा से ब्लड के अंदर ये पहुंचा देता है। ठीक है ना। और लास्ट है डिफेंस सिस्टम। अभी हमने बोला कि जो लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है ना, लिम्फ नोड्स पे वहां पर आपको यू कैन से जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनका नंबर और ज्यादा बढ़ जाता है, और जितना भी लिम्फ है वो लिम्फ नोड से होके गुजरता है, तो इसलिए दे आर द यू कैन से मेजर सोर्स ऑफ आवर डिफेंस सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और यू कैन से वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। सो बच्चों, अच्छी तरह से इस लेक्चर को ध्यान से सुने और समझें कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और जितने भी कंपोनेंट हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके फंक्शन क्या है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।